आदाब नमस्कार जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर हसन आप सभी के साथ। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन 2 रोजा भारत दौरे पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। जहां दिल्ली पालम एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया गया। पीएम मोदी ने पुतिन का जोरदार वेलकम किया है, ग्रैंड वेलकम किया है। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने खुद उनको रिसीव किया। पालम एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी देखने को मिले। भारत रूस के बीच में कई अहम समझौते होंगे। इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पीएम मोदी ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया है। तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर जाहिर हो रहा है किस तरीके से 2 रोजा दौरे पर भारत दौरे पर रूसी सदर व्लादिमीर दिल्ली पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि एक 2005 का एक समझौता है जिसके तहत रूस 1 साल हिंदुस्तान आता है और हिंदुस्तान के सरबराह 1 साल रूस जाते हैं और उसके बाद दोनों ममालिक के बीच में कई अहम समझौते भी होते हैं। ये अहम समझौता काफ़ी माना जा रहा है। हालांकि प्रीवियस 2 साल के अंदर ये दौरे नहीं हुए थे क्योंकि 2023 में पीएम मोदी नहीं जा पाए थे, खासतौर पर रूस के दौरे पर, और उसके बाद 2024 में रूसी सदर नहीं आ पाए थे। लेकिन इस मरतबा जैसे ही पीएम मोदी का दौरा रूस का हुआ और इंडिया की जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने रूस से रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश की। अब रूसी सदर भारत के दौरे पर हैं। 2 रोजा ये दौरा है। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर आज उनका इस्तकबाल किया गया। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर है जहां पे आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। काफी ग्रैंड इस्तकबाल किया गया, उनका वेलकम हुआ। उनका एयरपोर्ट पर पीएम मोदी खुद उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे। पालम एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम देखने को मिले क्योंकि सिक्योरिटी के थ्रेट्स काफी ज्यादा देखने को मिल रहे थे। अलग अलग रियासतों में इस हवाले से हलचलें भी थी और एजेंसियां काफी गहराई से नजर रखी हुई थी। भारत और रूस के बीच में कई अहम समझौते होने की उम्मीद की जा रही है और यह माना जा रहा है कि सदर पुतिन का भारत दौरा भारत को और रूस को आगे बढ़ाने में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। कई सारे समझौते हो सकते हैं और इस समझौते में दोनों ममालिक के दरमियान खासतौर पर डिफेंस के सेक्टर में बहुत सारा ज्यादा मजबूती आएगी क्योंकि हालिया पाकिस्तान के साथ ऑपरेशंस और दीगर चीज़ों में इन दोनों ममालिक की जो साझेदारी थी वो काफ़ी ज़्यादा अहम थी। तो भारत इस पुतिन के इस दौरे पर काफ़ी ज़्यादा तैयार है और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि इस मरतबा का ये जो दौरा है वो काफ़ी अहम होगा क्योंकि कई सारे समझौते होंगे। पालम एयरपोर्ट की ये तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये तस्वीरें पीएम मोदी खुद वहाँ पे सदर व्लादिमीर पुतिन को रिसीव करने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद वहां पे सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम देखने को मिले। एक और बड़ी खबर आ रही है। लेह से लेकर स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान हुआ है। जी हां, लद्दाख की बात हो रही है। लेह के स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। त्योमा और दुर्गुक के मदरसों और स्कूलों में भी 8 दिसंबर से छुट्टी का ऐलान हुआ है। लेह जिले के तमाम स्कूलों में 15 दिसंबर से छुट्टी होगी। लेह के अंदर बढ़ती सर्दी के मद्देनजर फैसला लिया गया। इंतजामिया ने यह फैसला लिया है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने एक ऑर्डर जारी किया है और लद्दाख इंतजामिया ने कड़ी सर्दी और जमा देने वाली ठंड को देखते हुए लेह जिले के सभी स्कूलों में सालाना यानी विंटर वेकेशन का ऐलान कर दिया है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर लेह के दफ्तर से जारी हुआ एक हुक्मनामे के मुताबिक कहा गया कि तलबा की सेहत और भलाई के मद्देनजर यह फैसला लिया जा रहा है। ऑर्डर के मुताबिक सबसे ज्यादा मुतासिर इलाका न्योमा और दुर्बुक में सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के स्कूल्स, क्लासेस, मदरसे 8 दिसंबर 2025 से फिलहाल तालीमी सिलसिले यहाँ पे नहीं हो पाएंगे, रुक जाएंगे। जबकि लेह जिले के तमाम तरह स्कूलों में 15 दिसंबर 2025 से विंटर ब्रेक हो जाएगा यानी कि छुट्टी हो जाएगी। यह ऑर्डर 4 दिसंबर 2025 को डिप्टी कमिश्नर CEO LAHDC लेह की हिदायत पर चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने जारी कर दिया है। इंतजामिया ने इस फैसले की जानकारी भी साझा की है। और जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने आज SKICC श्रीनगर में SRO 43 RAS अपॉइंटमेंट लेटर मुलाजमीन को सौंप दिया। यह कदम सरकार की हसासियत और मुआविन पॉलिसियों को दिखाता है और इस मौके पर कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा भी मौजूद थे। कल जम्मू में इसी तरह की अपॉइंटमेंट लेटर बांटे गए थे। सरकार का मकसद है परिवारों और जरूरतमंद को वक्त पर हिमायत देना।
बात गांधरबल जिले के नागबाल इलाके के बाबा दरिया दीन के लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ एहतजाज लगातार जारी रहेगा। इसके बाद से बिजली काट दी गई और पिछले 4 दिनों से इलाके में बिजली नहीं है, यानी एहतजाज उनके लिए समस्या खड़ी करती नजर आई। परिवारों को भारी परेशानी हो रही है, खास करके ख्वातीन, बच्चे, बुजुर्गों के लिए। मुकामी लोगों का कहना है कि मुजाहरे के फौरन बाद पावर डिपार्टमेंट ने बिजली बंद कर दी क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा कि हम स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ हैं और अब 4 दिन से बिना बिजली के जी रहे हैं। मुकामी लोगों ने अफसरान से बिना शर्त बिजली बहाल करने की अपील की है और कहा कि स्मार्ट मीटर को जबरदस्ती न लगाया जाए। सोचिए, 4 दिनों से बिजली नहीं है, ठंड का मौसम है, किस तरीके से लोग अपने घरों में जी रहे होंगे। यह सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि इन्होंने आवाज बुलंद की थी और स्मार्ट मीटर लगाने से साफ इनकार कर दिया था। उधर कुलगाम पुलिस ने स्टंट बाइकिंग और छेड़छाड़ के खिलाफ सख्त कदम उठाया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके कुछ मिनट के बाद ही यह साफ तौर पे देखा गया कि नाबालिग बच्चे, लड़के बाइक पर स्टंट कर रहे थे और लोगों को परेशान कर रहे थे। कुलगाम पुलिस फौरी तौर पर नाबालिगों की पहचान करती नजर आई और उनके इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई। लड़कों को उनके परिवारों की मौजूदगी में समझाया गया और उनके पेरेंट्स पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मीर उमर खुर्शीद को शॉलटांग असेंबली हलके का नया कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया है। अपॉइंटमेंट पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऑर्डर के मुताबिक हुआ है और इसका मकसद है जिला और असेंबली लेवल पर तंजीम को मजबूत बनाना। ऑफिशियली ऑर्डर जारी कर दिया गया है। नए कोऑर्डिनेटर का मेन काम हलका और ब्लॉक स्तर पर तंजीमी काम को बेहतर बनाना, पार्टी की मुख्तलिफ यूनिट के साथ तालमेल कायम करना। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई ये कोऑर्डिनेटर ना था, ना कोई कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज सेंट्रल शाल्टिंग में था। तो पार्टी ने फैसला लिया, पार्टी के सुप्रीम लीडर हमारे फारूक साहब हैं, उन्होंने फैसला लिया कि वहाँ कोऑर्डिनेटर बनाना है। तो पार्टी ने मुझे मुंतखब किया एज कोऑर्डिनेटर, तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और उन्होंने जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर दी है ये काफ़ी भारी है। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि मैं इस चीज़ में खरा उतरूँ। वर्किंग विद इन द कॉन्स्टिट्यूंसी सिंस 2007, तो वहाँ के लोग मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। आपको पता होगा जब ये हो गया हमारा 370 का मसला, 35A का मसला, तब भी वो मेरे साथ जुड़े हुए थे। मैं उनके जो भी छोटे बड़े मसाइल थे मैं उनसे उनमें इंटरवीन करता था, चाहे किसी के पास जाना होता था, जितना मुझसे पॉसिबल हो पाया तो मैं अपनी तरफ से मतलब ये चाहता था उनको फरागत मिले, उनको रिलीफ मिले। और बडगाम जिले के गोडसथु मचू बाग में सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज एक नया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और 11 नई जेजेएम स्कीम का इफ्तिताह किया है। यह स्कीम देही इलाकों में साफ पानी पहुंचाने में मदद करेगा। इस मौके पर सीएम उमर के साथ एडवाइजर असेंबली सदर और एमएलए भी मौजूद थे। इन स्कीम्स पर कुल 70 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और इन स्कीम से 47 गाँव के करीब 52,000 लोग फायदा उठा पाएंगे। सीएम उमर ने आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर में अग्निवीर बैच 6 की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। उन्होंने नौजवान अग्निवीरों को कड़ी और कामयाब ट्रेनिंग पूरी करने पर मुबारकबाद दी। सीएम उमर ने मुल्क की सर्विस करने के लिए नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए मुबारकबाद पेश की। बात बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद की। उन्होंने पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर इंसानी रवैया अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सियासी मफाद के बजाय लोगों का दर्द समझना जरूरी है। उन्होंने सरकारी और मरकजी हुकूमत से अपील की है कि जम्मू कश्मीर के मुंतखब नुमाइंदे और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की जाए। बीजेपी लीडर आरिफ पठानिया ने माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट की MBBS सीट अलॉटमेंट तनाज़े पर जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ खास बातचीत में कहा कि बीजेपी हिंदुओं के साथ नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करेगी।
वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को जो सीट्स को लेकर जो इशू बना हुआ है उसको लेकर लगातार हमें सियासत देखने को सामने आ रही है और हाल ही में बीजेपी का डेलीगेशन भी दिल्ली गया था जहां पर वो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिल के आए हैं। मेरे साथ आरएस पठानिया साहब हैं। पठानिया साहब, मुझे बताइए, आप लोग सभी दिल्ली गए थे, जेपी नड्डा साहब से आप सबकी बात हुई है। ये वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का इशू जो है हम देख रहे हैं लगातार, ये इसने बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा हुआ है। आज भी प्रदर्शन हुए, कल भी जो है जम्मू में प्रदर्शन हो रहे हैं। संघर्ष समिति अपनी तरह से जो है इसको लेकर एक बिसात बिछा रही है कि अगर मुद्दा हल नहीं होता है। कहाँ बात अटकी हुई है और आप लोग जो गए थे क्या कुछ बातचीत हुई? सर, माता वैष्णो देवी कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में एमबीबीएस के एडमिशन के लिए 50 सीटों की लिस्ट जो पब्लिक डोमेन में आई हैं, उन पैल्पेबली 43 ऐसे हैं जो माँ वैष्णो देवी के भक्त, माँ वैष्णो देवी में आस्था रखने वाले नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल एक सब में है कि डोनेशन जो ऑफरिंग चढ़ावा वो माँ वैष्णो देवी के भक्तों का और सरकार का कंट्रोल कहाँ से आ गया। तो हमारा मानना है कि सबसे पहले द श्राइन बोर्ड एक्ट और फिर माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी एक्ट, पैसे चढ़तल माँ के भक्तों की और उसके ऊपर सरकार का कंट्रोल कहाँ से आ गया। उमर अब्दुल्ला, मैं सवाल पूछना चाहूँगा उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, बल्कि हर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से, कांग्रेस के साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में थी उस वक्त, ये काला कानून जिसके माध्यम से चढ़तल हमारी, डोनेशंस हमारी, ऑफरिंग्स हमारी, लेकिन कंट्रोल सरकार का, क्या बात है। और यूनिवर्सिटी, पैसा हमारा, सब कुछ हमारा, लेकिन एक यूनिवर्सिटी जिसमें सर्वधर्म संभाव होना चाहिए, सर्वधर्म संभाव सेकुलरिज्म होना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। बट पॉइंट ये कि क्या माता वैष्णो देवी के भक्तों को जो ऑफरिंग्स करें, जो डोनेशन करें, उनको क्या इतनी सेटिस्फेक्शन है क्या कि हमारे पैसे के साथ सबसे पहले तो मंदिर के उत्थान में लग रहा है। अगर वहाँ से बढ़ रहा है तो ऐसे उनके भक्तों या गरीब भक्तों या जो पुअर इंडिजेंट है, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं पीड़ित, शोषित, वंचित, तो क्या माँ वैष्णो देवी के कोई ऐसे पीड़ित, शोषित, वंचित भक्त नहीं थे ऐसे कि जिनको वहाँ से पढ़ा सकते? तो अभी सर बात क्या हुई फिर? अब आप दिल्ली गए थे आप लोग, तो जेपी नड्डा से क्या बात हुई उसको लेकर? बड़ी सारी अटकलें भी थी, बड़ी सारी चीज़ें भी निकल के सामने। पूरा विषय सिर्फ जेपी नड्डा जी के साथ हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, उसके साथ हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी, तो इन सब के साथ एक डिटेल करके तफसीरें लेकिन इनको डिटेल बताई गई है। मैं फिर बोलूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने सबसे पहले हिंदू मुस्लिम का राग अलापने की कोशिश की, हालांकि ये मैंने बार बार कहा कि इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दूसरी बात कही है, कह रहे हैं ज़मीन वापस कर दो और वो एड वापस दे दो। अरे भाई, जितने, हालांकि हम तो खैर हमारी कभी मांग नहीं है कि इसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित किया जाए, पर देश भर में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जगह भी ले रहे हैं और वो ग्रांट्स भी ले रहे हैं। आपने कौन सी अपने जेब से निकाल के दे दी? अगर भारत सरकार की ग्रांट में से कुछ पार्ट मिल भी गया, मेरा मानना है श्राइन बोर्ड को वापस करना चाहिए उसको। आप इसका कॉलेज का इंसेप्शन ही देखें, जब ये कॉलेज सेटअप किया गया तो 2000 करोड़ रुपया श्राइन बोर्ड ने जो एक सोसाइटी तय की कि ये कॉलेज स्थापित करने के लिए, हालांकि जिसकी जो कंपोजिशन है, इस कॉलेज का जो रिकॉग्निशन का जो सारा प्रोसेस है वो भी अपने आप में शक के दायरे में है, लेकिन डायरेक्टली इन वन इंस्टेंट 2000 करोड़ रुपया उसने उसके डिस्पोजल पर रखा। 2000 करोड़, और उस 2000 करोड़ अगर रखा तो अगर 120 करोड़ के ही ग्रांट यूनिवर्सिटी के माध्यम से कॉलेज को आ गई, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन वापस कर दें। कोई बोर्ड सक्षम, माँ वैष्णो देवी का मंदिर सक्षम है इतनी ग्रांट वापस करने में। तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो प्योरली और साफ और स्पष्ट माँ वैष्णो देवी के भक्तों के चढ़ावे के साथ, चढ़तल के साथ चलता है। तो सर, कहने के सवाल भी यही उठ रहे हैं कि अगर ये बोर्ड है, हिंदुओं की एक आस्था से जुड़े हुए जो तीर्थ स्थल है उससे जुड़ा हुआ बोर्ड है, तो जब ये मेडिकल कॉलेज बना था तो इसमें उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम नीट मेरिट के बेसिस पे सीट्स जो हैं हम इसमें इसको छात्रों को देंगे। लेकिन ऊपर से कल ही सीएम का भी जो उन्होंने एक बयान दिया है कि जब उन्होंने कहीं ना कहीं उनका यही कहना है कि आप लोगों के बच्चे कैपेबल नहीं हैं, वो मेरिट में नहीं आते हैं, हमारे बच्चे आते हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है। एक ये भी उन्होंने बात कह दी है। आपको लग रहा है कि अब जो है इस बात को, इस तरह के स्टेटमेंट से जम्मू खिता, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, जम्मू खिते के लोगों को, खासतौर पे हिंदुओं की कम्युनिटी को उमर अब्दुल्ला ने सॉफ्टली टारगेट करने की भी कोशिश की है? बहुत बड़ा एक्सपोजे उमर अब्दुल्ला ने इस विषय पे किया। पहले कह रहे हैं हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। अरे भाई, तो जो इसका मतलब वो 42 बच्चे ही आपके हैं और बाकी 7 या 8 बच्चे आपके नहीं हैं।
फिर कहा हिंदू और मुस्लिम के नाम पे, फिर बोला ग्रांट वापस कर दो, ज़मीन वापस कर दो। तो 6 दिन में 6 स्टैंड बदले हैं, कन्फ्यूजन में हैं। देखें, देशव्यापी और विशेषकर जम्मू कश्मीर में हमें ओपिनियन बनाना पड़ेगा कि हमारे मंदिरों पे शिवखोड़ी मंदिर कंट्रोल सरकार के पास, सुकराला माता मंदिर कंट्रोल सरकार के पास। तो हमें कहीं ना कहीं ये ओपिनियन बनाना पड़ेगा कि हमारे मंदिरों पे सरकार, स्टेट का कंट्रोल कहाँ से आ गया। ये जो माँ वैष्णो देवी के चरणों पे चढ़ने वाला चढ़ावा, सबसे पहले तो मंदिर में उस श्राइन के रास्ते में एक सुविधाएं क्रिएट करने में लगे। फिर उसके बाद मैं तो बोलता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जितने भी खंडित किए गए हमारे धार्मिक स्थान या मंदिर कश्मीर में, उनके पुनर्जीवन में लगे। यहाँ मांग आती है कि शारदा पीठ के लिए परमानेंट कॉरिडोर बनाना चाहिए, तो उस परमानेंट कॉरिडोर के पुनर्स्थापन या उसके एक रिजुविनेशन में वहाँ पे इस्तेमाल हो। मतलब आप कह रहे हैं कि मंदिरों में जितने भी जगह हैं जो खराब, लेकिन बीजेपी कहाँ स्टैंड रखती है इसको लेकर? क्योंकि सबकी यहाँ पर मैक्सिमम हम देख रहे हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सोशल सामाजिक वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं, बीजेपी की तरफ सबकी तरफ निगाहें टिकी हुई हैं। बीजेपी कहाँ स्टैंड रख रही है? और अगर सभी कह रहे हैं कि बीजेपी के हमारे जम्मू खिते से विधायक गए हुए हैं और यहाँ पर अपोजिशन को जो बीजेपी जो है वो संभाल रही है मुख्यतः सामने आकर के, तो क्यों बीजेपी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को सॉल्व कराने में पीछे दिख रही है, नजर आ रही है? क्योंकि खुद श्राइन बोर्ड के जो प्रमुख हैं वो राज्यपाल हैं और सभी जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी का जो आप कह सकते हैं कि जो मेनली कंट्रोल है वो दिल्ली से चल रहा है। देखें, कोई मेन कंट्रोल दिल्ली में नहीं है। ये व्यवस्था कैसी बनी है जिसमें उपराज्यपाल अभी मनोज सिन्हा जी हैं। इस व्यवस्था में हमारा सवाल है कि 1988 पे आपने एक्ट के माध्यम से, वो दूसरी बात है सरकार किसकी और कार्यकर्ता किसका और अपॉइंट किसने किया, हमारा इस व्यवस्था पे एग्जैक्ट तुषाराघात है। आपने कैसे बोर्ड बना के और मंदिर का कंट्रोल ले लिया, मंदिर की प्रॉपर्टी आपने ऑन कर ली, मंदिर की अपॉर्चुनिटीज आपने ली, एडोमेंट्स ले लिया आपने। हाउ इज इट पॉसिबल? कौन से कानून के तहत? देखें, पूरे देश भर में हज सब्सिडी दी जाती है, हमने ऑब्जेक्ट नहीं किया, ठीक है, माइनॉरिटीज़ हैं, देश भर में माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए हैं। आप सेंट स्टीफन्स कॉलेज जो दिल्ली की बात करें तो इट्स ए क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन जो 95% अपना खर्चा भारत सरकार की एड से उठाता है। वी डोंट ऑब्जेक्ट, करें, लेकिन ये प्योरली एक ऐसे प्रांत में जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में है और उस प्रांत में हिंदुओं के चढ़ावे के साथ इस तरीके का एक, ये तो मैं बोलूँगा लूट खसूट है। ये तो एक बात सामने आई पठानिया साहब, जो 42 सीटों की, लेकिन देखा गया कि श्राइन बोर्ड के जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं उसमें नॉन हिंदूज भी हैं बड़े ज़्यादा। ये तब क्यों नहीं विषय उठे? और उसमें श्राइन बोर्ड क्या कर रहा था? अगर ये हिंदुओं से जुड़ा हुआ बोर्ड है तो वो कैसे कर देते? इट इज़ दी एप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो इसके साथ जुड़ा नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है जी। ठीक है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करना, हिंदू का करना, मुस्लिम का करना, क्रिश्चियन का करना, लेकिन क्या माँ वैष्णो देवी के भक्तों में जो पुअर इंडिजिन भगत हैं जो अपना ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते, क्या उनका मुफ्त सब्सिडाइज ट्रीटमेंट ही करेंगे? फिर जहाँ तक श्राइन बोर्ड की एम्प्लॉयमेंट की बात है, मैं नहीं कहता सभी वहाँ पे 100% वहाँ पे, लेकिन कम से कम ऐसे को पुअर इंडिजेंट, पीड़ित, शोषित, वंचित ऐसे हिंदू जो है कि कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉयमेंट नहीं कर पा रहे, उनको कहीं नौकरी के साथ एक वहाँ पे पुश किया जाए। तो ये 3 इंस्टीट्यूशन है जिस पे डायरेक्टली हमारा मानना है सिर्फ माँ वैष्णो देवी के भक्त, माँ वैष्णो देवी में आस्था रखने वाले, माँ वैष्णो देवी की अनुकंपा के साथ अपनी दिनचर्या को शुरू करने वाले, उन्हीं का इसमें हक है। और ये कोई ऐसा नहीं हमने को हवा से कोई एक राइट लेके लिए, राइट टू रिलीजन अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। ऐसे ही अपने एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित करना वो भी अपने आप में एक राइट है। तो इन दोनों राइट्स का इस्तेमाल करते हुए मेरी मांग है कि ये सारा का सारा ये घटनाक्रम, मुझे उम्मीद है हमने भारत सरकार के मुख्तलिफ एक प्लेटफॉर्म्स पे, कॉर्नर्स पे, और विशेषकर जो जेपी नड्डा जी जो इसके नोडल एक मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं यूनियन के, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की मिनिस्ट्री के द्वारा इस कॉलेज को रिकॉग्निशन भी दिया गया। तो हमने उनके साथ बात की है और मैं पूरा उम्मीद हूँ कि इसका जल्द से जल्द सकारात्मक, सम्मानजनक एक हल निकलेगा। और जैसी आकांक्षा, जैसी अपेक्षा, जैसी उम्मीद, जैसा संशय एक ना सिर्फ जम्मू में, ना सिर्फ भारत में, बल्कि पूरी दुनिया भर के श्रद्धालुओं के मन में संशय है कि हमारी ये डोनेशन जा कहाँ रही है। ये बहुत बड़ा एक्सपोज है, अभी तक पता भी नहीं था किसी को। तो मुझे लगता है इन सब की भावनाओं, इन सब के जज्बातों के अनुरूप ये फैसला होगा और ये फैसला अल्टीमेटली मैं बोलूं कि एक टर्निंग पॉइंट भी होगा कि हम जम्मू कश्मीर में अपने धार्मिक संस्थानों की मैनेजमेंट, उनका कंट्रोल
हम किस माध्यम के साथ कर पाए। एक बड़े सारे गलियारों में ये बात भी चल रही है कि 2008 की तरह कहीं वो बड़ी एजिटेशन संघर्ष समिति की ना बन जाए या उन्हें वैसी एक एजिटेशन ना करनी पड़े, तो उसको लेकर भी बड़े सारे चीज़ें नज़र आ रही हैं, उनको समर्थन भी वैसा मिल रहा है। क्या बीजेपी खुल करके या फिर आप कह सकते हैं पीछे से संघर्ष समिति के साथ खड़ी है, कहीं नज़र आ रही है, या वो अपने तरीके से लड़ेंगे और अपनी तरह से जो आपको रास्ता नज़र आ रहा है उस तरीके से बात? संघर्ष समिति किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनका एफिलिएशन, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनका एफिलिएशन नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का भी कोई चिन्हित कोई नेता उनके साथ डायरेक्टली कहीं उनके साथ कहीं आया नहीं। हाँ, कहीं को एक आम आदमी है कार्यकर्ता भाजपा के साथ जुड़ा, उनके साथ भी कहीं कार्यक्रम में गया हो, मैं कह नहीं सकता। तो वो एक इंडिपेंडेंट नॉन पॉलिटिकल तरीके से विषय को चला रहे हैं और उनका एक काम करने का तरीका, एक अपना एक काम करने का तरीका। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत और पूरे देश के हिंदुओं की भावनाओं के अनुरूप और विशेषकर माँ वैष्णो देवी के भक्तों की भावनाओं के अनुरूप एक नैरेटिव को लेकर चल रही है और इस नैरेटिव के लिए बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी ताकत के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी और पाए तकमीर तक इस सारे के सारे विषय को ले जाना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी का टारगेट। आप मीटिंग करके आए हैं, क्या लग रहा है, जल्दी कुछ होगा या इसमें वक्त लग सकता है, या फिर लोगों को वाकई में कोई बड़ी एजिटेशंस करनी पड़ेंगी या फिर उस तरह की सूरत हाल बने? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें बड़ी आसानी से हो सकती हैं, कि 2008 वाली स्थिति देखें, उस समय से लेकर आज अगर हम देखें बीजेपी बहुत मजबूती में है और केंद्र सरकार में बीजेपी है, तो क्या ये चीज़ को लेकर विलंब हो सकता है? जल्दी ही ये जो पूरा विषय बना हुआ है श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का, ये जल्दी सुलझ सकता है? आपको क्या लगता है इसको लेकर? देखिए, मुझे लगता है अब ये विषय अपने क्लोज पे आ गया हुआ है और हम जल्दी इस विषय को क्लोज करने में हम कामयाब रहेंगे। और मैं आपको बता भी दूं कि ये सारा का सारा घटनाक्रम, इस पे एक पैनी नज़र भारतीय जनता पार्टी बनाए रखी है। इसको एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लेके मैंने कहा हम डिसाइड कर पाएँ कि हम अपने संस्थानों को कैसे चल पड़े। मुझे लगता है ये वक्त आ गया और इस वक्त में हम बड़ी शिद्दत के साथ एक वंस फॉर ऑल इस इशू को सेटल करें। ये अपॉर्चुनिटी है और इस राइट अपॉर्चुनिटी पे राइट हिट हम करें, यही मौके की नज़ाकत कहते हैं। और हाल ही में जो उमर अब्दुल्ला के बयान सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपको क्या लगता है जो बाई इलेक्शन हारने के बाद उमर अब्दुल्ला कहीं ना कहीं अब महबूबा मुफ्ती की जो एक बोली थी कश्मीर को लेकर, कुछ वैसे ही राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि पहले तो उमर अब्दुल्ला कुछ अलग ही उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं और जो उनके स्टेटमेंट्स चीज़ें देखने को सामने आती हैं। देखें, कन्फ्यूज्ड आदमी हैं, अपने आप में कन्फ्यूज हो चुके हैं और अपनी किसी भी चुनावी गारंटी को पूरा करने में सफल नहीं रहे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन कर कुछ नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं चुनाव हारने का गम, कहीं ना कहीं राज्यसभा का माहौल, ये सारे फैक्टर्स क्लब इन करके, और जो अपनी इनकेपेबिलिटी तो है ही है, अपनी इनकैपेसिटी तो है ही है, तो कभी पल में तोला, पल में माशा, कभी ऊपर चढ़ जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं, दूसरी जगह चढ़ते हैं, फिर वहाँ से भी नीचे आते हैं। तो उनको ज़रा गंभीरता से आप मत लें इस विषय में, मेरा आपको विनम्र निवेदन। जी, जम्मू कश्मीर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो साफ तौर पर जिस तरह से ये जो पूरा श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का जो इशू बना हुआ है, इसको लेकर बीजेपी का डेलीगेशन जिस तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिला, उससे उम्मीद ये कहीं बन रही है कि जल्दी इसको इशू को जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। हालांकि वो बड़ी एजिटेशन इसको लेकर ना करनी पड़े, इसका भी माहौल बन रहा है। लेकिन ओवरऑल क्या कुछ होना है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबकी निगाहें इस समय एक और जहां संघर्ष समिति पे अटकी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर निगाहें जो है भारतीय जनता पार्टी की और भी हैं। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से घोष पटियाला की रिपोर्ट।